आज हम लोग 9वीं वर्ग के परमाणु अणु नामक चैप्टर के भाग 2 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, इसमें भाग 1 में हम लोग यहाँ तक लगभग परमाणु की IUPAC नाम के मतलब तहत बात कर चुके थे। और परमाणु द्रव्यमान इकाई को हम लोग म्यू द्वारा सूचित करते हैं। इसको कहीं कहीं डाल्टन या डा द्वारा भी सूचित किया जाता है। इसको क्योंकि इसको डाल्टन के सिद्धांत के आधार पर ही इसको क्या किया गया है कि मतलब रखा गया है, इसीलिए इसको डाल्टन या डा द्वारा भी सूचित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। जैसे कि मान लीजिए परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है वो कहाँ से आती है। ठीक है ना, मतलब परमाणु के जो द्रव्यमान निकलते हैं ना, जैसे कि हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 रोज पहले, कि जो परमाणु संख्या होती है किसी परमाणु की, उसमें लगभग परमाणु संख्या में 2 से गुना कर दीजिएगा तो लगभग उसके परमाणु द्रव्यमान निकल जाएंगे। बात हुआ था। परमाणु मतलब परमाणु के नाम, सॉरी, तत्वों के नाम, संकेत, फिर परमाणु संख्या, फिर मतलब परमाणु भार तालिका भी आपको मिला था। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, उसका परमाणु संख्या 1 होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान 2 दशमलव कुछ होता है। हम जो भी मतलब लगभग 2 के करीब में माना जाता है। तो जो परमाणु जो द्रव्यमान की जो बात होती है उसकी इकाई क्या होती है, इकाई समझते हैं। मात्रक, 9वीं वर्ग के आप सबसे फिजिक्स का पहला ही चैप्टर में मात्रक वगैरह पढ़े थे कि दूरी का मात्रक सेकंड होता है। दूरी को समय में मापते हैं कि 5 घंटा या 5 मिनट या 5 सेकंड मापते हैं। अगर वजन को मापना होता है तो 5 ग्राम या 5 किलो या 5 मतलब केजी में मापा जाता है। उसी प्रकार जो द्रव्यमान को मापते हैं उसको म्यू द्वारा मापते हैं, और उसकी कार्बन इकाई जो क्या होती है जो इसको मापा जाता है वह C12 से लिया जाता है। C12। अब यहाँ पे जो समस्थानिक नामक शब्द होता है उसको हम समझते हैं। 2 शब्द होते हैं, एक होता है समस्थानिक, समस्थानिक, और एक होता है संभारिक। संभारिक आपकी बुक में मतलब नहीं है, लेकिन मतलब इस PDF में नहीं है, लेकिन भारतीय भवन का बुक आप जो पढ़ते हैं उसमें संभारिक की बात किया गया है। तो ये समस्थानिक और संभारिक जो है ये क्या है कि डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत हैं, डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जिसे परमाणुवाद कहा जाता है। और उसके हिसाब से पढ़ी भी थी सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री में, आपको पहले ही मतलब चैप्टर में पहले ही वीडियो में बताया गया था जब केमिस्ट्री शुरू की गई थी। तो याद है, भूल गए? तो डाल्टन, अभी इसमें भी बात चला था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु एक तत्व के परमाणु एक ही तरीके के होते हैं, समान होते हैं वगैरह वगैरह बातें थी। तो यहाँ पर डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है, ठीक है, उस सिद्धांत में जो बात कहा गया है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं की भार क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसको यह गलत साबित करता है। कोई मतलब परमाणु ऐसा होता है जिसका भार अलग होता है, एक ही प्रकार के होते हैं लेकिन भार उसका क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें होता है जिसमें सबसे पहला होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। कार्बन 3 होते हैं, 3 टाइप के कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक 12, 13, जी थोड़ा सा बुक के हिसाब से देखा जाए, कार्बन जो क्या होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 12, 13 और 14 के हिसाब से। ठीक है, कार्बन 3 होता है। एक कार्बन को कार्बन 12 बोलते हैं, दूसरे को कार्बन 13 बोलते हैं, तीसरे को कार्बन 14 भी बोलते हैं। 3 प्रकार के कार्बन होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 237 सुने हैं? ऐसा नहीं सुने। यूरेनियम भी एक ऐसा है, यूरेनियम जिसे EU का 235 होता है और EU का 237 होता है। वो नहीं आ रहा है C14 जो लिखे हैं ना आप, और इसके नीचे ठीक है, नहीं आ रहा है जी, ये वाला इधर जी, और वो ऊपर वाला भी जी, मतलब इधर से प्रॉब्लम है जी। ऐसे समझता नहीं क्या गया ना, सिद्धांत तक आ रहा है, सिद्धांत। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। चलिए तो हमको इधर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, हम बोले हैं ना जी। हाँ तो ठीक है, चलिए। अच्छा की बात है, इधर किधर, इधर तो सब ठीक है, इधर किधर और ऊपर यहाँ और जी, लग रहा है पूरा जूम कर दिया है सब। हाँ, बुढ़वा थोड़ा सा पीछे हो गया, थोड़ा सा आगे रहता तो जूम नहीं करता। चलो ठीक है, इसको जितना आगे रखेगा ना जूम कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि C14, ठीक है, मतलब इसको C14 और यूरेनियम 237, यूरेनियम 237, मतलब आप क्या देख रहे हैं कि 2 प्रकार का तत्व, एक ही प्रकार के परमाणु में, एक ही प्रकार के तत्व में 2 प्रकार के परमाणु भार है। तो ऐसी स्थिति में डाल्टन का सिद्धांत यहाँ पे
गलत हो रहा है। तो कुछ देर के लिए यह गलत होता है, किसी किसी तत्व के लिए गलत होता है, लेकिन अधिकतर यह सही होता है। अब हम समझते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। ठीक है, तो समस्थानिक में इसमें दे रखा है कि परमाणु सिद्धांत है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में यह बात लिखा गया है कि एक ही तत्व के सभी मतलब परमाणु जो है समान द्रव्यमान के होते हैं। लेकिन यहाँ जो आप क्या देख रहे हैं कि तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं। तो समस्थानिक का मतलब हुआ कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जो अलग अलग भार के भी होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जिसे हम जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यूरेनियम 235, यूरेनियम 237 कहलाते हैं। ठीक है, और समभारिक का मतलब होता है एक ही तत्व की ऐसी परमाणु संख्या जिसके परमाणु भार सेम होते हैं लेकिन उनकी संख्याएं अलग अलग होती है। ठीक है, उनकी संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। इसका भी जिक्र इसमें किया गया होगा, थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या जिक्र है। तो इसमें समभारिक में है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, हमेशा सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले भी हो सकते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु मतलब अलग अलग परमाणु भी, अलग अलग तत्व भी उसकी भार क्या हो सकते हैं? समान हो सकते हैं। ठीक है, समान हो सकते हैं मतलब उनके भार, अब समस्थानिक में है भार अलग अलग हो सकते हैं, परमाणु संख्या अलग अलग हो सकता है लेकिन भार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन समभारिक में है कि भार समान हो जाएगा लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग, उसे क्या बोलेंगे? समभारिक। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो वही समस्थानिक जबकि शोध में यह माना गया कि कार्बन 12 से ही सभी तत्वों के क्या क्या किया गया कि मतलब द्रव्यमान निकाला गया, उसकी 1/12वें हिस्से से द्रव्यमान निकाला गया। इसी द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं। किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है ना, यहाँ तक बात आ गई समझ में? अगर कोई आपसे पूछे कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर रखा जाता है। ठीक है, और समस्थानिक कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जो अलग अलग भार के होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, और एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके द्रव्यमान एक है लेकिन परमाणु संख्या उसके अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। समझ गए? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखिए आगे, अब यहाँ देखिए, अब एक म्यू जो है इसको म्यू बोलते हैं, जो यू आकार का जो लिखा गया है इसे म्यू बोलते हैं या डा। एक डाल्टन बराबर होता है 1/12 × 10⁻12 की एक समस्थानिक। देखिए एक बार दिखाइए तो इसमें एक म्यू के माध्यम से है, जैसे कि यहाँ लिख रखा है कि एक एमयू इसको बोलते हैं म्यू, एमयू इसको बोलते हैं, या नहीं तो एक डाल्टन भी कहा जाता है। आपकी किताब में भी इसको दे रखा है। तो एक डाल्टन, एक म्यू जो है 1/12 × 10⁻12 के एक समस्थानिक द्रव्यमान के बराबर होता है। अब जब कार्बन का द्रव्यमान आप निकालिएगा तो वह उसका 1/12, एक म्यू जो है 1.66 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। इसको दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 म्यू और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 म्यू होता है। कैसे? तो हाइड्रोजन का क्या होता है कि हाइड्रोजन हो गया और 1/2 कार्बन के बराबर में इसको रख करके जब देखा जाता है तो 1 म्यू इसका परमाणु द्रव्यमान निकलता है, और नाइट्रोजन का 14 म्यू के साथ निकलता है। मतलब आपको पहले भी बताया गया है कि जो क्या हो कि जितना परमाणु आता है उसको हिसाब से उसको गुना करके देखा जाता है। मतलब इतना कार्बन के कण को रखिएगा तो नाइट्रोजन के परमाणु के बराबर हो जाएगा, 14 म्यू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन का 1 म्यू, कार्बन का 12 म्यू, नाइट्रोजन का 14 म्यू, ऑक्सीजन का 16 म्यू। अब आप इसमें एक चीज देखिएगा कॉमन, जैसे कि मान लीजिए कार्बन को छोड़कर हाइड्रोजन को छोड़कर के हम नीचे चलिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है?
6 6 होती है ना, तो 6 दूनी 12। एक इसमें हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, अन्य को लेके चलिए। 14 नाइट्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है। तो आप किसने से पहुंच रहे हैं, सोडियम का क्या होता है 11। तो लगभग थोड़ा सा अंतर हो रहा है, 11 दूनी 22, क्योंकि 2.5 के हिसाब से ही चलता है, 11.5 पर चलता है। मैग्नीशियम में क्या होता है 12, लगभग 2 के हिसाब से चल रहा है। इसीलिए हमने आपको पहले भी कहा था कि जब परमाणु द्रव्यमान निकालनी हो तो परमाणु संख्या में 2 से गुना करके लगभग निकाल लीजिए, वो क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अब ये वो एक म्यू नहीं होता है, 1 पॉइंट कुछ कुछ होता है। तो 1 पॉइंट कुछ कुछ को आप 2 भी मान सकते हो, कहीं कहीं 1 भी माना जाता है हाइड्रोजन को, लेकिन इसके अलावा अन्य सबको जो है 2 से ही मान करके काम किया जाता है। समझ रहे हैं बात। अर्थात यदि आपको किसी भी तत्व का परमाणु संख्या अगर याद हो तो आप आसानी से परमाणु द्रव्यमान को आप निकाल सकते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, फिर टाइम आपको अलग से लगाना पड़ेगा, तब ना समझ आएगा बात। हालांकि वीडियो तो दोबारा देखिएगा तो आपको फायदा ही होगा, क्योंकि 2 बार 4 बार काम करने से वो पक्का हो जाता है। ठीक है, चलिए अब परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अब अस्तित्व में परमाणु कैसे रहते हैं, देखिए ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अभिक्रिया कर ही लेते हैं। मुक्त अवस्था में बहुत कम ही पाए जाते हैं। कौन, परमाणु। अधिक से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण वह कहीं ना कहीं अभिक्रिया कर ही लेते हैं। मुक्त अवस्था में बहुत ही कम पाए जाते हैं। केवल निष्क्रिय गैस के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। निष्क्रिय गैस कौन मालूम है, जिसकी परमाणु संख्या क्या हो, जिसकी जैसे कि हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। नियान की परमाणु संख्या कितनी है, अभी उपार्गणित किताब मतलब क्या बोलते हैं विजय सागर सिंह बच्चा किताब है, नियान 10 होता है, देखिएगा एक बार, लिखे हैं, गुड, नियान 10 है। अब देखते रहिएगा, अभी दोनों में क्या देखिएगा, आर्गन का थोड़ा बताइएगा, 18 होता है, आर्गन 18 होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रहने चाहिए कम से कम। तो अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बने तो क्या होगा, पहली कक्षा में 2 अष्टक पूर्ण हो गया, दूसरी का भाई नियान का बनेगा तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8, 18 का बनेगा तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में 8। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों को तीनों क्या है, अभिक्रियाशील नहीं है, ये तो संतुष्ट हो गए हैं। ये अभिक्रियाशील कब होंगे, जब इनकी अंतिम कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन बचेगा। परसों बात हुआ था ना, जैसे कि हम लोग सोडियम का बनाए थे तो 2, 8 और 1, तो यहाँ तक तो इसका अष्टक पूर्ण था या संतुष्ट था, लेकिन एक क्या था, एक मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन था। इन लोगों में संयोजी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो संयोग करेगा कहाँ से, मतलब अब हम अपने आप में संतुष्ट हैं, हमको किसी दूसरे की गरज है ही नहीं, तो हम किसी दूसरे से क्यों मिल मिलाप रखना चाहेंगे। समझ रहे बात। उसी प्रकार जो है इसमें इसका तो 8 तक ही संतुष्ट हो गया, लेकिन अब एक में इसको 7 और चाहिए, तो ये तो चाहेगा कि हमारा एक कोई लेके चल जाए, यानी तो 7 को दे दे। तो इस तरीके के क्या होते हैं कि इस तरीके के तत्वों को क्या बोलते हैं, सक्रिय तत्व। क्या बोलते हैं, सक्रिय तत्व है, मतलब यह क्रिया करने के लिए एक्टिव है, एक्टिव तत्व है। और जो तत्व क्या है, जो तत्व क्या है कि जिसका अष्टक पूर्ण हो गया है, उनको अब किसी दूसरे तत्व से क्रिया करने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं अक्रिय तत्व। क्या बोलते हैं, अक्रिय, यानी तो निष्क्रिय भी बोलते हैं। किसी को दिक्कत यहाँ तक आ रही है बात आप लोग समझ में। आपके सवाल में पूछे जा सकते हैं कि कौन सक्रिय तत्व है, कौन अक्रिय तत्व है, वगैरह 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 वगैरह, तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आगे देखा जाए तो जब वो निष्क्रिय तत्व है तो अब क्रिया करने के लिए तो परेशान नहीं होगा, बोलिए, और जो सक्रिय होगा तो अभिक्रिया करेगा, क्योंकि वह एक्टिव है अपने कार्यों में। समझ रहे बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अब ई मतलब
हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनियम, रेडियम, ये सब क्या है कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि ये निष्क्रिय तत्व हैं, निष्क्रिय हैं, तभी तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए अब आगे, निष्क्रिय गैसों के परमाणु को छोड़कर जाता है तो परमाणु की निर्माण करने के लिए आयन बनाने के रूप में तैयार रहते हैं। मतलब ज्यादातर तत्व क्या होते हैं कि आयन बनाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परमाणु की आयन की बात की जाए तो आयन की बात कल ही हो चुकी है। जो परमाणु क्या होते हैं कि अब जो परमाणु होते हैं वो आवेशित होते हैं, तो जो आवेशित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयन। और जो आवेशित नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ठीक है, अरे जैसे कि अणु आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि जो जल बना H2O या अणु हो गया। ठीक है, तो ये थोड़े ना आवेशित होता है, तो आपस में आवेश इधर उधर करके तो बन गया है, बंधन इसका बन चुका है और बन करके यह क्या है कि अपने रूप में आ चुका है। हाँ, अब किसी अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच समस्थानिक, इसको ऐसे करिए, चमक रहा है, आंख पे आ रहा है, चलिए नीचे रख दीजिए। अब किसी अणु का निर्माण दो या अधिक, ठीक है, किसी अणु का निर्माण दो या अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन के कारण होता है। रासायनिक बंधन से होता है तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अणु तत्व को छोड़कर किसी भी पदार्थ की वस्तु इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो जल का अणु बना है, इसके एक बिंदु में भी वही गुण होगा जो एक बाल्टी जल में होगा। ठीक है ना, मतलब इसके हर अणु में जो है वही गुण परिलक्षित होता है जो उसमें गुण होता है। चलिए गैस की है, चलिए आगे, जैसे कि H2O जल अणु के संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। बात हो चुकी है। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन होने के कारणवश होता है। एक ही प्रकार के परमाणु या भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन होने से बनता है। ऐसे ही नहीं बन गया है जल, हाइड्रोजन से जल बनने की प्रक्रिया होती है जिसको हमने आपको बताया था। फिर से देख लेते हैं, एक बार। हाइड्रोजन की कितनी होती है परमाणु संख्या, एक होती है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओ की कितनी होती है, ओ की 2 होती है, 8 होती है। पागल हो गए आप लोग। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6 होगा। 6 इसकी अंतिम कक्षा में है। 6 जब इसकी अंतिम कक्षा में है तो क्या होगा, 6 जब इसकी अंतिम कक्षा में है तो क्या होगा, इसको 2 अणु और चाहिए तब ना इसका अष्टक पूर्ण होगा। तो ऑक्सीजन के इधर एक अणु, मतलब अंतिम कक्षा में 2 अणु हैं। अब हाइड्रोजन का एक अणु इससे साझा करेगा, फिर हाइड्रोजन का एक अणु इससे क्या करेगा, साझा करेगा, तभी जाकर के पूरा होगा। तो H हो गया कितना, 2, और हो गया ना 1, दोनों मिलके H2O का निर्माण किए हैं। किसी को दिक्कत, तो ये आपस में आयनिक बंधन के हिसाब से हुआ है तभी जाकर के पूरा हुआ है। ठीक है, तो रासायनिक बंधन के कारण बस ही होता है। ऐसे में किसी तत्व का निर्माण, किसी यौगिक का निर्माण नहीं होता है। अणु का निर्माण जो है किसी न किसी तरीके से भिन्न रूप से रासायनिक बंधन के कारण ही होता है। यदि रासायनिक बंधन नहीं हो तो ऐसे यौगिक का निर्माण नहीं होगा। और सब जगह नहीं होता है, जो जो उसके मिलने लायक होते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 अणु इसको चाहिए तो हाइड्रोजन से ही लेगा, अब हीलियम से नहीं लेगा। हीलियम से कहाँ से लेगा, हीलियम तो खुद अपने आप में संतुष्ट है, उसको लेने देने की गरज ही नहीं है। लिथियम से नहीं लेगा क्योंकि लिथियम तो 3 है, उसको तो खुद 5 चाहिए और मतलब इसको 2 ही चाहिए। तो उसी से अभिक्रिया करता है जो इसके लायक होता है। मतलब सामान्य बात है, कोई भी किसी से दोस्ती तभी करता है जब उसके लायक वो हो। जब उसके लायक नहीं हो तो वो दोस्ती नहीं करेगा, मतलब वगैरह वगैरह ये सब चीजों को आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के समझिए भी, इसको अपने दिमाग में रखिए भी, उसके हिसाब से ही करिए। समझ रहे बातों को, तो आपका काम सही नहीं होगा, उसको बेसिस बनाना भी सीखिए। चलिए आगे वाला है रसायन। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र का निर्माण के लिए यहाँ बात हो चुकी है। जैसे H2 का निर्माण हुआ है ऐसे CaO NaCl Cu का भी निर्माण हो जाएगा। इसके विषय में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है ना, कि निर्माण जो है जैसे कि बंधन 2 प्रकार का होता है, एक आयनिक बंधन होता है, एक सहसंयोजी बंधन होता है। बात हुआ है इसका। आयनिक बंधन में प्लस माइनस का आयनों का मतलब क्या होता है कि मतलब निर्माण होता है, और सहसंयोजी में क्या होता है कि जैसे धातु अधातु का निर्माण होता है। हुआ ऐसा बात नहीं हुआ ऐसे यहाँ पे है भी। जैसे कि NaCl का निर्माण हुआ है तो ये धातु के रूप में हुआ है। फिर बहुपरमाणिक आयन का ये रासायनिक सूत्र में आने वाली स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, जैसे कि फिर संयोजक अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे रखा जाता है। मतलब COH जो बना हुआ है इसको ब्रैकेट में रखें, मतलब इसको जो OH जो है वो 2 बार आया है दोनों का, तो इसको OH के रूप में रखा जाता है, क्योंकि इसको आयन को ब्रैकेट के रूप में रखा जाता है। बहुपरमाणिक है, क्या है, बहुपरमाणिक है।
किसी भी। अब आणु के द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान को के जोड़ को क्या कहा जाता है? आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए जल की अगर आणविक द्रव्यमान की बात की जाए तो जल क्या है? तो जल का हाइड्रोजन का परमाणु संख्या मतलब उसका द्रव्यमान क्या होगा कि 4 H का जो क्या होगा 1 होगा परमाणु संख्या। जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और 2 18 होगा। ठीक है, यहाँ पे H होना चाहिए, H तो 4 लिख दिया पता नहीं कैसे। 2 गुना H प्लस 1 गुना O। समझ बात? मिसप्रिंट हो गया है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है तो 2 से गुना करोगे फिर 16, इसमें 8 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 8 होती है, 2 से गुना करो 16 हो जाएगा। 16 में जब गुना करते 18 म्यू, मतलब जल का द्रव्यमान कितना हो गया? 18 म्यू या 18 डा बोलिए चाहे 18 डाल्टन बोलिए। सूत्र द्रव्यमान इकाई क्या होती है? तो वही है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान के सभी संगठन को आपस में मतलब जोड़ दिया जाए तो सूत्र द्रव्यमान इकाई बनेगी। जैसे सूत्र बना NaCl। अब इसके जो सभी मतलब द्रव्यमानों को जोड़ दीजिएगा तो 58 में हो जाएगा। मतलब Na का मतलब समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं आप? Na की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 2 से गुना कीजिए तो लगभग 22, इससे क्या आ जाएगा? परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन 23 है तो याद रखने में आपको याद रखना है परमाणु द्रव्यमान 23 है प्लस 1 गुना 35.5 दोनों को जोड़िएगा तो 58.5 म्यू जो है इसका क्या आ जाएगा? इसका NaCl का द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये आणविक द्रव्यमान हो गया, अणु का द्रव्यमान हो गया, और वो जो था वो ये भी तो आणविक द्रव्यमान ही था। ठीक है, अब सूत्र लिखने के जो तरीके होते हैं, सूत्र को कैसे लिखा जाता है? पहले सबसे पहले तत्वों के परमाणु चिन्हों को लिखा जाता है। फिर अब चिन्हों के नीचे इकाई संयोजकता को लिखा जाता है। फिर संयोजित परमाणु की संयोजकता को क्रॉस के द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिखाया जाए, इसको पहले देखा जाए यहाँ से। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन H2S को बनाना है तो H है और S है, तो H की परमाणु संख्या 1 और सल्फर की संयोजकता 2 होगा। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। परमाणु संख्या कितनी होती है सल्फर की? सल्फर का 16। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। ठीक है, तो अंतिम कक्षा में शुरू वाली कक्षा में 8, उसके बाद सॉरी 2, उसके बाद 8, उसके बाद 6। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 2 चाहिए, तो यही 2 संयोजकता यहाँ बन गई। तत्वों के संकेत उसके परमाणु संख्या अगर याद नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत हो ही रहा है, दिख रहा है ना? H का हो गया 1 और S का हो गया 2, तो तिरछा तिरछी क्रॉस गुना करते हैं इसको, S चला जाएगा इसमें और S चला जाएगा इसमें, इसलिए इसको H2S इसका फार्मूला तैयार हो गया। अब इसके माध्यम से जब हम जल को बनाएंगे तो जल की परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन मतलब और जल का संयोजकता 1 सॉरी हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 इसमें चल जाएगा 1। क्या बना? H2O। आ रही समझ में? तो इस तरीके से सूत्र की रचना की जाती है। कुछ नहीं करना है, सूत्र की जो तत्व है उसकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए और उस परमाणु संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने होंगे और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। आ रहा बात समझ में? सबको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाकर के होगा, ऐसे नहीं होगा। तो इस तरीके से इतने अणु की रचना की गई है। और आयन जो है एक परमाणु या परमाणु समूह में जिस प्रकार आवेश जो प्राप्त होता है उसको आयन बोलते हैं। किसी में धनात्मक होता है, किसी में ऋणात्मक होता है। जैसे कि सब में धनात्मक है तो ये धनात्मक आयन है और इसमें ऋणात्मक है तो ये सब ऋणात्मक आयन है। समझ गए? अब आयन दो प्रकार के होते हैं, एक सरल आयन एक यौगिक आयन। जो सरल आयन होते हैं वो आवेशित परमाणु के कण होते हैं और जो यौगिक आयन होते हैं वो भी आवेशित परमाणु के समूह होते हैं। सरल आयन में आपको मैग्नीशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, में हो गया क्लोराइड होता है, एल्यूमिनियम होता है और इधर NH4 होता है, कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन और सल्फेट और हाइड्रोक्साइड ये बहुत जरूरी चीज है। इसमें Ca जोड़ दीजिएगा तो CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। Na जोड़ दीजिएगा तो NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। MgCO3 जोड़ दीजिएगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ रहे बातों को? बहुत जरूरी चीजें हैं बाबू, इसको आराम से धीरे धीरे रख करके
वीडियो को रुकते हुए लिख लीजिएगा, लिख करके याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होना पड़े। ठीक है ना। तो इस तरीके से यह खत्म हुआ। फिर यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट कैसे बना हुआ है। सोडियम कार्बोनेट कैसे बना हुआ है। सोडियम के मतलब दो होते हैं, सोडियम का एक होता है, बनाए थे ना अभी हम लोग। कार्बोनेट की संयोजकता कितनी है, 2, तो दोनों मिला करके Na2CO3, कहानी खत्म। फिर AlCO4, इसमें मिला करके इसका ही बन जाएगा। मतलब इसमें आपको अणु सूत्र बनाने का तरीका दिखाया जा रहा है और अपने हिसाब से इसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। समझ में आ रहा है बात। एक बार फिर खुद से प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम का तो परमाणु संख्या होता है 12, तो अंतिम कक्षा में 2 हो जाएगा। और हाइड्रोक्साइड में OH में 1 होगा। OH की जो परमाणु संख्या है, मतलब जो उसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह 1 होगा। वह 1 इसमें चला जाएगा मैग्नीशियम में और इधर 2 चला जाएगा, तो यह कहलाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हम मोलर द्रव्यमान, क्या होगा, मोलर द्रव्यमान। मुझे लग रहा है कि इस पे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा कठिन, मतलब थोड़ा सा पेचीदा बात हो रहा है और आप लोग घबरा भी रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो को यही समाप्त किया जाएगा। एक और वीडियो बनाया जाएगा परमाणु अणु भाग 3, उसमें फिर से हम लोग अणु सूत्र की रचना देखेंगे और फिर से जो है इन सभी चीजों को भी देखने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। चलिए फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में मिला जाएगा।